सामाइन, हड्डियों के मुख्तलिफ अमराज और इलाज मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए शहर के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मोहम्मद इकराम को मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, मैं ज़रनी फ़ातिमा अपने स्टूडियो में आपका बहुत खैर मकदम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। यूँ तो जिस्म के हर गोशे में इंसान को तकलीफ़ होती है, अक्सर कोई ना कोई दर्द, छोटी मोटी बीमारियाँ होती रहती हैं। डॉक्टर साहब, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमें आप हड्डियों से जुड़ी आम बीमारियाँ, जो नौमौलूद बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक का जो सफ़र होता है, उसमें जो आम बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में आप हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके सारे सामीन को मैं एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ। और मैडम, जैसे कि आपने कहा कि हड्डियों से जुड़ी भी बहुत सारी बीमारियां हैं और ये पैदाइश से लेकर के बुढ़ापा तक चलता रहता है। हम लोग आम तौर पर ऐसा देखते हैं कि लोग ज़्यादा चर्चा में हिस्सा में लेते हैं कि मेरे कैल्शियम की हो सकती है कि कमी हो गई। मतलब कि हड्डी के बारे में जब भी लोग सोचना शुरू करते हैं तो कैल्शियम पहले दिमाग में और फिर बाद में कभी सोचते हैं कि उससे ज़्यादा आगे बढ़ गए तो विटामिन D3 के बारे में बात आ गई। जबकि ये ऑर्थोपेडिक सिर्फ कैल्शियम, सिर्फ विटामिन D3 या किसी प्रकार की इन्फेक्शन या टूट फूट से ही जुड़ी हुई चीज़ नहीं है जी। तो हम लोग इसको आपके सामीन को अच्छे तरह से समझाने के लिए हम लोग शुरू से काम को शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चा जब से पैदा होता है तो उनके पैदाइश से लेकर के बुढ़ापा के जो स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस को ध्यान पे रखते हुए कि कौन कौन सी बीमारियां सबसे आम पाई जाती हैं, 2-3 हम लोग उसको पिकअप करते हैं। इसे जानना इस वजह से भी ज़रूरी है कि बहुत सारी बीमारी को सही समय पर अगर इलाज ना किया जाए, उसे नहीं दिखाया जाए, तो आगे चलकर इसका इलाज बहुत ही मुश्किल या कभी कभी नामुमकिन हो जाया करता है। अच्छा। कई बार बच्चे जो पैदा होते हैं उसके पैर मुड़े हुए रहते हैं। जी। और ये जो पैर जो मुड़े हुए रहते हैं, जिसे कि हम लोग अपने मेडिकल भाषा में CTE भी बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में क्लब फुट बोलते हैं। अच्छा। हाँ। गांव की खास करके लोगों के पास में जहाँ पर उतनी अच्छी से तहकीक नहीं पहुंची हुई है, आदमी लोग की उतनी जानकारी नहीं पहुंची हुई है, लोग बेदार नहीं रहते। जी, तो उस बेदारी की कमी की वजह से वो चीज़ नेग्लेक्टेड रह जाता है। तो ये है क्या, क्लब फुट है क्या? तो क्लब फुट दरअसल उसकी एटियोलॉजी यानी कि उसका होने के कारण कई है। हमारे पास में वक्त की कमी है तो हम लोग एटियोलॉजी पर नहीं जाएंगे। हम लोग सीधा इसके ट्रीटमेंट पे जाएंगे, जिससे कि आपके लोगों को, सुनने वाले लोगों को फायदा हो सके। आम तौर पर अगर नौमौलूद बच्चा है या उसको 3-4 साल तक भी पुराना हो गया हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसे केवल सीरियल प्लास्टर से, यानी कि कई बार रुक करके हम लोग उसके प्लास्टर करके उसके पैर को सीधा करते हैं। अच्छा। बाद में कई तरह के हम लोग उसे जूता वगैरह पहनाते हैं जी, और वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रहा करता है। यानी वो पोलियो वगैरह का असर वो पोलियो नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि ये पोलियो हो। और साथ ही साथ में एक और भी चीज़ जानकारी की बात होती है बच्चों के साथ में कि ठीक उसके पीठ के पीछे में, कमर के पास में या उसके नीचे में कभी कभी एक गोला के जैसा या ट्यूमर के जैसा उभरा हुआ रहता है। ये भी एक कॉन्जेनाइटल बीमारी है। ये दरअसल हमारी रीढ़ की हड्डियों को नहीं जुड़ने के कारण से जो अंदर का स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर की ओर झांकता हुआ सा रहता है। और उसके ऊपर में एक पतली सी एक स्किन की परत सी रहती है या कभी कभी वो भी खुला रहता है। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ होता है। इसे अर्लीस्ट उसको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो इसके लिए क्या ऑपरेशन करना पड़ता है? इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और रहा बात की जो क्लब फुट की मैंने बात किया, उसमें छोटी सी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर इसको ध्यान न दिया जाए तो फिर बहुत ही तकलीफदेह हो सकता है। अच्छा। अब रह गई दूसरी बात। अब बच्चे थोड़ा सा उससे बड़े होते चले जा रहे हैं जी। तो माँ बाप के पास में एक हमेशा खदशा रहता है, खास करके जो नए नए माँ बाप बने हुए हैं, कि अपने बच्चों को लेकर के साथ में आए और वो बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरा बच्चा जो अब चलना शुरू हुआ है, जिसकी उम्र अभी 1.5 साल 2 साल या उससे भी कम लेकर का है, उसके पैर देखने से ऐसा महसूस होता है कि ये ब्रैकेट नी हो गया है, यानी कि घुटने थोड़े बाहर की ओर निकले हुए हैं और पैर अंदर की ओर मुड़ी हुई है, जिसके कारण से उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा जो सही से नहीं चल पा रहा है। अब बच्चा तो यूं भी चलते समय में कई बार गिरते पड़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये टेढ़ा होने के कारण से मेरा बच्चा अच्छे से नहीं चल पा रहा और बार बार वो गिर जाया कर रहा है। अच्छा। लेकिन मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसकी ये बिल्कुल ही चिंता की बात नहीं है।
अपने डॉक्टर साहब से जरूर से एक बार दिखवा ले कि कहीं ये कोई डिफिशियंसी के कारण से तो नहीं है। क्या ये प्रेगनेंसी के टाइम में भी कोई डिफिशियंसी होने की वजह से बच्चा कमजोर होता है? प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को समुचित रूप से खाना पीना ना मिले, ये तो माँ के लिए मुहलिक हो ही सकता है, बिल्कुल, लेकिन बच्चे के भी नशोनुमा के लिए दिक्कत होगी। बिल्कुल। साथ ही साथ में अगर एक अच्छे माँ के पेट में पलता है, एक अच्छा सेहतमंद माँ के पास में रहता है, तो जाहिर बात है कि बच्चे भी सेहतमंद होंगे। और अगर बच्चा अपने माँ का दूध पी रहा हो तो जिसे कहा जाता है कि भाई ये तो अमृत है, तो अगर उसे ना मिले तो जिंदगी के अंदर में तो कुछ न कुछ कमियां हो सकती है। तो इसी कमी को ध्यान में रखते हुए कि क्या एन वो बच्चा के पास में कोई कमी तो नहीं रह गई है, या ये एक सिंपल फिजियोलॉजिकल है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल उसे कहते हैं जहां पर कि ये बच्चा को सिर्फ अपने ग्रोथ स्टेजेस के अंदर में अपने आप ये होना है, और जिसे कि समय के साथ साथ धीरे धीरे ठीक हो जाना है। वैसे बच्चे जिनके पैर थोड़ी सी मुड़े हुए हैं, एड़ी के जोड़ के पास में वो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं हुआ है, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अच्छा। जो कि समय के साथ धीरे धीरे सुधरते चले जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा का हेल्थ ठीक नहीं है, पेट बड़े हुए हैं, कलाई चौड़ी चौड़ी पड़ी हुई है, साथ साथ में उसके सीने के हड्डियों के पास दानेदार जैसा कुछ उभार सा नजर आ रहा है, तो ये रिकेट की निशानी हो सकती है। अच्छा, रिकेट भी एक बीमारी ही है? रिकेट एक बीमारी है जिसके कारण से हमारे हड्डियों की सही से मिनरलाइजेशन नहीं हो पाता। अच्छा, मतलब सिमिलर टाइप से नहीं बढ़ रहे होते, जहां तहां बढ़ रहे होते नहीं, जहां तहां नहीं, बल्कि उस कमी के कारण से हमारी हड्डी का प्रोडक्शन में जहां पर ग्रोथ जहां से होता है, हमारी हड्डियां, ये बच्चों में होता है। रिकेट्स हमारी कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण से हो रहा है, विटामिन D3 की डिफिशियंसी के कारण से हो सकता है, तो उसे बच्चों में हम लोग कहते हैं रिकेट्स। और यही चीज अगर बुढ़ापे में हो रहा है, जवानी में हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जी। तो है दोनों लगभग एक जैसा चीज, लेकिन वो बच्चे में है तो कंडीशन अलग अलग हो गया और उसकी इम्प्लीकेशन अलग अलग हो गए। तो ये भी एक चीज है कि रिकेट्स जो हो रहा है तो उसको तो रिकवर आसानी से किया जा सकता है, और इसमें लेट ना हो जाए, जिससे कि परमानेंट डिफॉर्मिटी नहीं हो जाए। तो ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूध पीना नहीं चाहते हैं, कैल्शियम का कोई चीज़ नहीं लेना चाहते हैं, हर चीज़ में खाने में नखरा करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बच्चों के अंदर में तो ये आदत बनी ही रहती है। बिल्कुल। और हम लोग तो आज थोड़ा सा इजी गोइंग हो गए हैं। कभी मैगी ला करके दे दिया, कभी टॉफी ला करके दे दिया है। उसे शुरू से क्योंकि आदत नहीं दी गई रहती है जो कि उसके सेहत के लिए फायदेमंद होता है, तो उसे खाने से वो लोग कतराते हैं। जी, उनको क्या दिया जाए, जूस वगैरह या मिलेट्स कुछ? बस बिल्कुल, जैसे आपने अभी पूछा कि जूस वगैरह, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जहाँ कुछ हो गया भाई जूस ही देना है। जूस के बारे में तो हमें ध्यान देना ही नहीं है। अगर देना भी किसी बच्चे को हो या किसी आदमी को देना है तो होल फ्रूट्स देना है। होल फ्रूट्स देना है, जूस के बारे में नहीं जाना है मुझे। अच्छा। ठीक है ना। अब रह गई बच्चे की इस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में, जैसे कि मैंने बता रखा था कि जैसे बच्चा भी पैदा ही हुआ है, उसके पैर टेढ़े हो रहे हैं। अब यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और कैच पॉइंट है जो कि जानना जरूरी है कि कई बार होते हैं हमारे दादा दादी सब लेकर के भाई कुछ तेल लिया और मालिश करना शुरू कर दिया कि भाई उसके अगेंस्ट में मैं तेल लगा रहा हूँ जी। तो तेल मालिश के बारे में कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अच्छा, कि ठीक है भाई कि हमारे डिफॉर्मिटी के अगेंस्ट में प्रेशर तो लगे, वो एक अच्छी बात है, हो सकती है, लेकिन नौमौलूद बच्चे के लिए जो जन्म अभी बस जिसके जन्म हुए हैं या कुछ ही दिन हुए हैं या महीने हुए हैं, उसे मालिश नहीं करनी है। अच्छा, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उनके खून की नलिकाएं सब काफी कमजोर होते हैं। उस मालिश से उनकी खून की नलिकाएं सब फट सकती हैं। अच्छा। जो कि और भी ज्यादा आगे चल करके दिक्कत पैदा हो सकता है। तो आप उसे अवॉइड करें, मालिश ना करें और उसे अपने हाल पे छोड़ दें, साफ सुथरा रखें। उसके साथ में जो खेलना कूदना हो, जो स्ट्रेचिंग होना हो, वो सब चीज को करें, लेकिन अभी उसे मालिश से बचाएं। ठीक है ना। तो ये तो हो गई बच्चों की बात, बच्चों की बात हो गई। अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते चले जाते हैं तो उसके अलग लड़कियां दोनों का अलग लड़कियों में खास करके ये भी इमराज ज्यादा पाई जाती है। अब रह गए कि बच्चा अब चलना शुरू हो गया, मान लेते कि उसकी उम्र 4 साल से अब 10 साल के बीच में हो गया, तो आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चा रात में बड़ी रोता है। ये बहुत रोता है भाई। क्यों भाई? तो उसके पैर में बहुत दर्द होता है। रात भर मम्मी आकर के उसके पैर दबा होती हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ये भी एक नॉर्मल बात है कि अभी वो बच्चा ग्रो कर रहा है। उसकी हड्डियां बढ़ रही होती है, इसलिए उसके पैर में जब ये हड्डी बढ़ रही होती है तो हड्डी के ऊपर में एक कवर होता है जिसे पेरिस्टियम कहते हैं। अच्छा। वो बड़ा पेन सेंसिटिव हुआ करते हैं, इसलिए पेन होता है। तो जब हड्डी थोड़ा बढ़ना शुरू करता है मैडम, तो उस पर स्ट्रेचिंग होती है। जब ये स्ट्रेचिंग होती तो उसे दर्द महसूस होता है, उसे लगता है कि उसे दबाया जाए। तो इसका सिम्टोमेटिक इलाज करना है। सिम्टोमेटिक इलाज से मुराद यह होता है कि बस जैसे हो रहा है उससे तकलीफ, उसी हिसाब से हम लोग इसका इलाज कर ले।
मतलब क्या करना है भाई, थोड़ी सी भाई गर्म पानी में नमक डाल के कपड़े से सेक लगा लें। अच्छा। थोड़ी सी तेल मालिश कर दें। या फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि पेन किलर उम्र के लिहाज को रखते हुए उस समय दे दें, ही विल बी फाइन। क्या कि ये रोज़ तो नहीं होता है, और साथ ही साथ में जो उसका कैल्शियम है, प्रोटीन का इंटेक है, उस पर भी समुचित रूप से ध्यान दें, तो इंशाल्लाह वो बेहतर रहना चाहिए उसे। अच्छा, तो ये एडोलेसेंट में क्यों होता है ये पैर का दर्द? एडोलेसेंट का मतलब हो गया अभी वो अभी बढ़ ही रहे हैं अभी वो तो। अच्छा, इसलिए एडोलेसेंट में भी तो दर्द प्री होता है। एडोलेसेंट तक ये चीज चल सकता है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है जी, अब बच्चे को तो खेलना भी है, सब कुछ करना है, उनको दौड़ना भी है, पढ़ना भी है, स्कूल भी जाना है, सब कुछ करना है। अब वो बच्चे एक्टिव हो गए जी, खेल कूद करते समय उसकी भी टूट फूट की शिकायत हो सकती है। अच्छा, जिसमें से एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ हुआ करता है कि बच्चा चल रहा था, खेल रहा था, या फिर किसी चीज़ की तैयारी चल रही थी। आजकल सुना होगा आपने, पुलिस की नौकरी के लिए, हाँ, या लोग फिर फौज की नौकरी के लिए दौड़ रहे होते हाँ, हैं। और अक्सर हमारे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट जो यंग एडल्ट हुआ करते हैं, हाँ, आया करते हैं कभी कि सर कि देखिए मेरे तो घुटने घुटने में चोट लगी हुई है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, ऐसे तो मैं चल लेता हूँ लेकिन मैं तो दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ जी। इसके पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह होती है सही ट्रेनिंग का नहीं होना। ट्रेनिंग इन द सेंस? ट्रेनिंग इन द सेंस मतलब है कि हमें कैसे दौड़ना है, ये भी एक साइंस है। अच्छा, मुझे कैसे रिकवर करना है, ओके, मुझे कैसे तैयारी करनी है, ये चीज़ की जानकारी है होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी की कमी के कारण से जब हमारा एग्ज़ाम का समय हो जाता है, जिस दिन मुझे दौड़ना होता है उससे 4-5 दिन पहले पैर को लेकर के वो लोग बैठे रहते हैं, बेचारा वो उसमें शामिल भी तक नहीं हो सकता है वो। अच्छा, कैसे हम दौड़ते हैं जी, उस पर ध्यान देना है। कई बार होते हैं कि लोग नंगे पांव दौड़ते हैं जी, या फिर पक्के सड़क पर दौड़ रहे होते हैं। अच्छा, तो उनसे ये गुजारिश है कि आप नंगे पांव ना दौड़ें, शूज पहने, अपने ऊपर में एक अच्छा इन्वेस्ट करें। एक अच्छी वाली शू लेना बहुत ज़रूरी है। मोजा पहन करके, मोटी मोजा पहन करके आप उसके दौड़े, और कच्ची ज़मीन पे दौड़े। अच्छा, और दौड़ने का भी तरीका है कि हील स्ट्राइक पहले ना हो। अगर हील यानी कि एड़ी अगर पहले आप रख करके दौड़ते हैं तो आपके पैर के ऊपर में धमक और भी ज़्यादा पहुंचना है। अच्छा, कोशिश करना है या तो पूरे के पूरे पैर पड़े या फिर पंजे के ऊपर दौड़ता हुआ चला जाए अपना। अच्छा, तो ये कोशिश करें जिससे कि आपको लिवरेज और लिम्प ज़्यादा, उसके साथ में आप जंप ज़्यादा कर सकें आप। ओके, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि भाई कि रोज़ ना दौड़े। अच्छा, रोज नहीं दौड़ना? रोज़ नहीं दौड़े। होता है क्या कि भाई कुछ लोग तो इतने उत्साहित होते हैं कि सुबह शाम दोनों दौड़ रहे होते हैं। सुबह शाम क्या, जिस वक्त उनको फुर्सत मिलती है उस वक्त वो दौड़ना शुरू हो गए। ये शरीर को रिकवर करने के भी तो समय होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अगर हम रोज दौड़ेंगे तो हमारे हड्डियों के अंदर में माइक्रो फ्रैक्चर हो जाया करता है। अच्छा, जो वो इंसान को एक्सरे पता में भी नजर नहीं नहीं आता। ओह, अगर उसे देखना होता है तो फिर तो सीटी स्कैन करनी होगी। और अगर ये माइक्रो फ्रैक्चर हो गया है तो वो माइक्रो फ्रैक्चर को हील करने में एटलीस्ट 3 वीक्स चाहिए। ओके, तो अब वो नज़दीक आ गया है उसका एग्ज़ाम, और वो 3 सप्ताह अगर आराम करे तो फिर तो गया उसका एग्ज़ाम हाथ से। जी, जी, जी। तो इसकी तैयारी बहुत पहले से कर लेना है। अच्छा, लड़कियों में भी तो इस पैर के दर्द का बस वही सेम बात है। लेकिन सर एक चीज़ ये भी है, लड़कियों में कैल्शियम, आयरन, इन चीज़ों की कमी होती है। ख़ास तौर से जब पीरियड्स वगैरह का टाइम होता है तो उनके पैर में बहुत दर्द होती है। उसके कारण अलग होते हैं। अच्छा, पीरियड्स के दौरान में पैर के दर्द के कारण अलग होते हैं, और ये दौड़ने की वजह से दर्द का वजह अलग तो होता मतलब है। उसमें कैल्शियम वगैरह की वजह से नहीं दर्द नहीं, होता वो है? कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण से नहीं है, बल्कि इसका कारण दूसरा है। अच्छा, अच्छा, तो मतलब लड़कियों में तो ये चीज़ होना चाहिए कि वो कैल्शियम और आयरन इस तरह की ये चीज़ों को। लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए उतनी ही ज़रूरी की बात है। अच्छा, हाँ, अच्छा, उस पर विशेष ध्यान की ज़रूरत है। अच्छा, और मैं ये इस चीज़ को फिर से एक बार आपसे गुजारिश कर लूँ कि इस जवानी के समय की जो आपके पास में अर्निंग करना है वही आपको बुढ़ापा तक काम देना है जी। तो आपके बोन का स्टॉक, आपके मसल का गर्थ यानी कि उसके स्टॉक अच्छे से बना के रखना है जी। अगर अभी से कमज़ोर आप रहोगे और अभी से अपने आप को बॉडी को ट्रेन नहीं किए रहोगे, अगर अभी से अपने माइंड और बॉडी का सही से कनेक्शन नहीं किए हुए रहोगे तो बहुत जल्द बुढ़ापा आने वाली है। जी, ये लड़के लोग जो जिम करते हैं तो जिम करने से उनका जो मसल्स या हड्डी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, शहर के अंदर में जिम करने का एक रिवाज चल पड़ा है जी, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे अपने गलत इम्प्लीकेशंस भी हैं जी। वो अच्छी चीज़ है कि जिम करें आदमी जाएं, लेकिन सही ट्रेनिंग के साथ में जाएं। जैसे सही ट्रेनिंग से मुराद ये होता है कि कई बार जिम या स्पोर्ट्स
दोनों के लिए एक पहला रूल है कि मैं अपने आप को इंज्योर ना कर लूं, अपने आप को चोटिल ना कर ले। हमें अपने बायोमैकेनिक्स को समझना है कि मैं कैसे अपने आप को मूव करें और कैसे अपने आप को ट्रेन करें। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे पास में स्ट्रेस ट्रेनिंग के बिना हमारी हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती है। हम ये चाहेंगे कि सिर्फ हम सप्लीमेंट ले लें, अच्छा गज़ा ले लें, दूध ले लें, कैल्शियम ले लें, विटामिन D3 ले लें तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, हम बने हैं चलने के लिए, हम बने हैं दौड़ने के लिए। तो जो हमारा विकास हजारों साल से चल करके आया है, हमारे बैठने के लिए नहीं आया है। आपने सुना होगा अक्सर आज के समय में कि भाई गर्दन में दर्द रहती है, अभी बच्चा है या लड़की है, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने अच्छे तरीके से मुड़ नहीं पा रहे हैं, बैठने उठने में तकलीफ हो रही है। तो ये एक हम लोगों का सोसाइटी के अंदर में जिस हिसाब से अभी विकास हो रहा है कुछ 100 सालों से, उसके हिसाब से हम लोग नहीं बने। हम लोग तो बने थे भाई हंटर थे, गैदरर थे, घूमने था, दौड़ना था, सब चीज़ काम करना था। तो वो चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब सुना होगा आपने कि भाई गर्दन में दर्द बढ़ी हुई है। अब ये सारे जवान लड़कों के अंदर में हो रहा है, लड़कियों के अंदर में हो रहा है। हम लोग उसके एक नया शब्द निकाल लिया, उसको कहते हैं टेक नेक, यानी कि ये नेक का जो पेन है वो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी हुई चीज़ है। अच्छा। अब उसने मोबाइल देख रखा है भाई कि मुझे तो अब तो ऑनलाइन क्लास करनी है, घंटों घंटों मोबाइल पे लोग अब टैब रखा हुआ है, अब टैब रखा हुआ है, उस टैब को वो देख रहे हैं, अपने गर्दन को पोजीशन को सही नहीं रखे हुए हैं, एक हमेशा तो बैठने का तरीका नहीं है, बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हैं, उसके लिए अपने मसल को स्ट्रेथनिंग नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज जानना है कि यूं तो हमारे सर का वजन 6 से 8 किलो का हुआ करता है जी। लेकिन ये 8 किलो का वजन हम लोग सहने के लिए ठीक ठाक है जब हम अपने सर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हों। अच्छा। लेकिन अगर हम पढ़ाई लिखाई करते समय, लैपटॉप देखते समय, मोबाइल देखते समय गर्दन को आगे की ओर झुका लेते हैं तो इसकी वजन कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा। वो 6 से 8 किलो का जो वजन है वहाँ बढ़ करके हो सकता है कि 24 किलो का वजन हो जाए। डबल हो सकता है, डबल क्या ट्रिपल और चौगुना हो सकता है। जो पहले स्ट्रेट हमारा सर रहता था, जो कि हमारा वर्टिकल प्रेशर पड़ना चाहिए था, जो कि हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं अपने रीढ़ के पास में, अब वो हमारा वेट का जो ट्रांसफर होना चाहिए अब तो आगे की ओर झुक गया। झुकने के कारण से हमारी गर्दन इतनी मजबूत नहीं होती है कि इतने देर तक हम अपने सर को संभाले रखें जी। जिसकी वजह से गर्दन के पीछे का दर्द, वो दर्द फिर रेडिएट होते हुए हमारे शोल्डर पे जाते हैं, हाथ तक भी चले जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हाथ में झिंझनी हो रही है, बिल्कुल और फिर उसके बाद उससे बचने के लिए वो अपने गर्दन को फुटाते हैं, बजाते हैं, ये एक अलग सी बीमारी हो जाती है। हाँ, ये भी करते हैं तो ये टेंशन के भी कारण से कई बार आपने सुना होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने गर्दन को बहुत झटका मारते रहते हैं। हाँ। तो क्यों ऐसे करते हो भाई? सर क्योंकि मुझे कर लेने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इसके रूट कॉज को भी समझना बहुत जरूरी है कि ये बार बार अपने गर्दन को क्यों झटका देता है जी। झटका देने से उससे रिलीफ तो पहले मिलता है, क्यों होता है भाई? टेंशन के कारण से उसके गर्दन के पास में पहुंचे हुए जितने भी मांसपेशियां हैं वो सब अकड़ जाते हैं। उससे बचने के लिए वो अपने गर्दन को बार बार हिलाता है। इससे कई गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं, कभी कभी तो मौत तक हो चुकी है। वैसे बच्चों से या वैसे लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि भाई तनाव में ना रहे और अपने भगवान के लिए, ईश्वर के लिए भाई वैसे गर्दन को बजाना आप छोड़ दें। और दूसरी चीज़ इसी से जुड़ा हुआ एक और भी चीज़ है जो कमर की दर्द जी। अभी बिल्कुल यंग है, बच्चे लोग हैं, अगर शहर की बात होती है तो बच्चे लोग हैं जो कि हॉस्टल में रह रहे होते हैं जी। अब उसकी पढ़ाई लिखाई इतनी जगह भी वहाँ पर नहीं है कि वो अपने लिए टेबल चेयर भी लगा सकें जी। आमतौर पे खास करके लड़कियां भी जो होती हैं बेड पर ही बैठ के पढ़ रही होती हैं। अब बेड पर बैठ करके अगर घंटों पढ़ें या पेट के बल लेट करके घंटों पढ़ें तो हमारी कमर में, हमारे गर्दन में दर्द होना ही होना है। इसके लिए भी एक नया टर्म निकला हुआ है, या यूं बोला जाए कि जो हमारी सिटिंग हैबिट है जी, ये सिटिंग हैबिट जिसको सेडेंट्री हैबिट्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ये एक नया स्मोकिंग है। जो आदमी अपने काम में इतना तल्लीन हो कि 4 से 6 घंटा तक लगातार बैठता हो, ऐसे लोगों के बारे में स्टडी आई हुई है कि जैसे कि उसने दिन भर में 20 सिगरेट पी रखा हो और एक बार में 20 सिगरेट को पी लेने के बराबर उसके बोन के ऊपर में क्षति पहुंचती है। तो करना क्या है? जी। करना ये चीज़ है कि भाई अपने हैबिट में सुधार रखें। वैसे नौजवानों के लिए मेरी ये सलाह होगी कि आप अपने काम के दौरान में कोई या तो मोबाइल में ही या किसी और भी तरीका से अपना एक टाइमर को लगा लें
कि हर आधा घंटा थोड़ी देर पे हमको स्ट्रेट होना है, हर आधे घंटे पे आप अपने सीट को छोड़ दें, थोड़े से टहल लें, हाँ। थोड़े से बॉडी को स्ट्रेच आउट कर लें और फिर अपने काम को शुरू करें जी। और जिंदगी में एक्सरसाइज को जरूर से ऐड ऑन कर लें। अच्छा, ये पैरों में झंझनाहट, हाथ में झंझनाहट किसी भी उम्र में हो जाता है, ये क्यों होता है? जहाँ तक झंझनाहट की बात आती है, ये मल्टीफैक्टोरियल होता है मैडम। इसकी एक वजह नहीं है जी। वजह तो इसके कई हो सकते हैं। ये आदमी को साइकोलॉजिकल से हो करके, कमजोरी से हो करके, डायबिटीज से हो करके, कैल्शियम की कमी के हो करके, सारी चीज़ों से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं। तो इसको समाप्त हम लोग इतने कम समय में कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि अक्सर ये लोगों की शिकायत होती है कि उनकी हड्डी बहुत कमजोर हो गई, हड्डी भुरभुरी हो गई, ये क्या है? हाँ, तो हम लोग अब जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, है ना? जी जी। तो हम लोग चलते हैं बुढ़ापे की ओर में कि भाई अक्सर ये सुनने के आता है कि अब तो ये भाई 40+। हाँ, 40+ में जा रहे हैं। हालांकि ये ऑस्टियोपोरोसिस तो हम लोगों की बहुत पहले की भी उम्र में मिल सकती है। आज के जो हम लोगों की स्थिति हो चुकी है, जो परिवेश जिस पर्सपेक्टिव में हम लोग जी रहे हैं और जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, जैसा हमारा खान पीन है, उसके हिसाब से तो बहुत यंग लोगों के अंदर में, यहाँ इवन के बच्चों तक में देखा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की कमजोरी। तो ये भी कई कारण से हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी पर्टिकुलर पे चलते हैं। हम लोग 40+ में जा रहे हैं जी, या 50+ में जा रहे हैं। तो जब 40 के पास में आ जाते हैं, खास करके हम महिलाओं के बारे में ध्यान रखते हुए बात बोलते हैं कि इस उम्र पर पहुंचने के बाद में महिलाओं के पास में अपने कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉज के नज़दीक पहुंच होती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन जो कि हमारी हड्डियों को बनने में सहायक होते हैं, अब वो कम होना शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। साथ ही साथ में महिलाओं के साथ में एक और बात है भाई, वो आमतौर पर गृहिणी हुआ करती है, घर के काम से जुड़ी हुई रहती है जी। उसके पास में जिस हिसाब से बॉडी को बिल्ड करने के लिए बोन के ऊपर में स्ट्रेस जो पड़ना चाहिए जिससे कि हमारी हड्डियां बनती है, उससे वो बची रह जाती हैं। हम लोग उनको अगर कभी आती हैं वो क्लिनिक पर कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, अगर मैं उसे बोलता हूँ कि भाई आप एक्सरसाइज को करो, तो उनके लिए पहला ही एक्सक्यूज़ होता है कि सर हम लोग तो दिन भर तो काम करते रहते, हमारे पास वक्त क्या एक्सरसाइज हो, या फिर मेरे पास वक्त नहीं हो। कई बार जो मुस्लिम महिलाएं हमारे पास में आती हैं वो बोला करती है कि मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, ये भी तो एक तरह की एक्सरसाइज है। तो मैं उनसे भी इस चीज़ का सलाह दूंगा कि मैडम कृपया करके इस चीज़ को समझ लें, इबादत अपनी जगह पर है, एक्सरसाइज बिल्कुल अपनी जगह पे, बिल्कुल बिल्कुल है ना। एक्सरसाइज के अंदर में हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन बिल्कुल अलग होता है, और इबादत के समय में हमारा माइंड का और सोल का कनेक्शन अलग होता है। ऐसे हालत में मुझे जानना होगा कि मैं एक्सरसाइज को प्रॉपर ढंग से कैसे करूं जी। अपने ऊपर में अब इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा। इन्वेस्ट के कहने का मतलब है कि आप अपने ऊपर में अब वक्त दीजिए। हाँ, थोड़ा सा काम को ऐसा रेगुलेट कीजिए। अक्सर तो ये होता है कि अगर आप दिन भर काम में लगे हुए हैं, इसका मतलब कि आपको काम करने नहीं आता है। मुराद मेरा ये कहना क्या है कि अगर आप अपने दिनचर्या को बनाते हैं जी, रूटीन वर्क को आप बनाते हैं, पता चला कि अभी आधा काम ये पूरा हुआ नहीं, कि अभी तो मैं भूल गई थी, मैं दूसरे काम में लग गई, फिर वो काम खत्म हुआ तो तीसरे काम में लग गए। तो काम को कैसे फॉर्मुलेट करना है ये भी चीज़ जानना ज़रूरी है, और उसमें से आप अपने लिए वक्त को फारिग करें। अभी तो नए ज़माने के अंदर में इतनी सारी सहूलतें पैदा हो चुकी है कि अगर महिला चाहे तो अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। तो ये हड्डियां जो भुरभुरी होती हैं उसकी, मैंने जैसे बताया कि महिलाओं के अंदर में एक एज का फैक्टर, दूसरा हार्मोनल फैक्टर, और तीसरा की एक्सरसाइज की कमी, और चौथा हो सकता है उसके साथ में कि जिस हिसाब से हमारा डाइटरी हैबिट होना चाहिए उस डाइट के अंदर में कमी का होना, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। वही स्थिति है मर्दों के साथ में, जो अल्कोहलिक हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो ऑफिस में घंटों घंटों बैठे रह जाते हैं, जो जिम या फिर कसरत से दूर रहते हैं, उनके पास में भी वही होना है। आर्थराइटिस जो है वो अलग है, वो बिल्कुल आर्थराइटिस एक अलग चीज है, ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा। आर्थराइटिस कहते हैं हमारे जोड़ों के अंदर में सूजन का हो जाना या घिस जाना, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस है कि हमारे जनरलाइज जो बोन का कंडीशन, वो हमारी हड्डियों के अंदर की मिनरलाइजेशन को कम कर देना। अच्छा। ओवरऑल जो हमारा जो बोन है वो कमजोर हो जाना, उस भुरभुरी हो जाने के कारण से कमजोरी का महसूस होना, कभी कभी टिंगलिंग का महसूस होना, या फिर अगर गिर गए तो तुरंत से हड्डियों को टूट जाना, ये कारण है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक अलग चीज है कि समय के साथ साथ में हमारे हड्डियों को घिसते चले जाना, नेचुरल है,
ये भी नेचुरल है, ये एक एजिंग प्रोसेस है। अच्छा, उम्र के साथ साथ में ये चीज लाक होता है, जैसे जैसे उम्र होगी आर्थराइटिस भी होगा। हाँ, तो इसके कई सारे कारण है, कई सारी वजह है, एक फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टोरियल है। अच्छा। जिसमें से एक बड़ा फैक्टर जो है वो है एज, दूसरा है ओबेसिटी यानी मोटापा, तीसरा है जेंडर यानी कि वो मेल है कि फीमेल है। अच्छा, और आर्थराइटिस उस पर भी डिपेंड और चौथा जेनेटिक, कि ये बहुत दूर तक कभी कभी जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड होता है, यानी कि किसी में देखिएगा कि वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, हाँ। लेकिन अभी भी वो माशाल्लाह अच्छे से चल बुल रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी तो रिलेटिवली बहुत यंग है और उसके बावजूद भी उनकी हड्डियां घिसी हुई हैं। तो ऐसा तो वो जेनेटिकली भी ये चीज मैनिफेस्ट होता है। कैसे जेनेटिकली वो क्यों होता है? अब जेनेटिक तो है, ये तो खुदादाद है, ये तो खुदादाद है, ये तो उसके जीन ने इस चीज को लेकर के कैरी ऑन किया है, ठीक है ना जी। तो ये और ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस बिल्कुल अलग चीज हो गई मैडम, ये क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजिंग टर्म है, कभी कभी इंसान लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हाँ। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, आप एकदम आम सहल ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं हमारे बोन के अंदर में इन्फेक्शन का हो जाना। जी, अच्छा, बोन में इन्फेक्शन का हो जाना। अच्छा, तो बोन का इन्फेक्शन ये कई वजह से हो सकते हैं। अच्छा, कोई इंसान का टूट फूट हो जाए, वो बोन बाहर में एक्सपोज हो गया, जिसकी वजह से हो सकता है। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन लग जाए, टीबी हो जाए, अच्छा, उसके कारण से हो सकता है। कभी कभी ये हेमेटोजेनस हो सकता है। आमतौर पर जैसे बच्चे अभी नवमौलूद बच्चे हुए हैं, कमज़ोर है, बॉडी के अंदर में सेप्टिसीमिया हो गया, तो उसे इन्फेक्शन था, उसके काउंट काफ़ी बड़े हुए थे, पता चला कि वो खून के ही जरिया से जा करके उसके हड्डियों में वो इन्फेक्शन बढ़ गया। बहुत डेंजरस ये हो सकता है। बोन कैंसर नहीं, कैंसर बिल्कुल अलग चीज़ है। हम लोग बोन कैंसर की बात इसमें से इसको कंफ्यूज ना करें। अच्छा। ये ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब ये हो गया कि अब उसके हड्डी तक बीमारी पहुंच चुकी है। अब वो हड्डी के ऊपर अगर सही से इलाज और सही से उसका काम ना किया जाए तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग हो सकता है, मतलब जानलेवा हो सकता है। कभी कभी ये जानलेवा हो सकता है। अच्छा। लेकिन कम से कम इतना तो जरूर हो सकता है कि हमारी जिंदगी को ये दुभर कर दे। मतलब आपको जिसको मॉर्बिडिटी कहते हैं, मॉर्बिडिटी कहना, मोर्टिलिटी की ओर ना जाए तो मॉर्बिडिटी को पता चला कि अब लंगड़ा के चल रहा है, या फिर मेरा वो अंग काम नहीं कर रहा है। अब किसी आदमी को सीवियर ढंग से कहीं पर अगर बोन का इन्फेक्शन, जैसे कि हमने कहा कि टीबी रीढ़ के अंदर हो जाए, अब वहां से पस निकल कर उसके स्पाइनल कॉर्ड को दाब दे, तो उसको हो सकता है कि वो पैरालिसिस में चला जाए। मौत ना भी हो तो मौत के नजदीक तो पैरालाइज्ड हो जाए, या फिर उसकी जिंदगी तो बिल्कुल दुभर हो जाए। तो इसका इलाज या इसको पहले से कैसे, मतलब इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज है जिससे कि बचा जा सकता है। हम लोग जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उससे भी बढ़ के एक और शब्द हम ये जोड़ना चाहें कि अवेयरनेस इज बेटर देन क्योर। जी जी जी, हाउ टू बी अवेयर। आपके पास में अवेयर होने के लिए आज तो हर के हाथ में मोबाइल है, जिससे कि आप देख के कुछ ना कुछ तो ज्ञान ले सकते हैं। प्राइमरी कुछ तो आइडिया बन ही जाएगा। तो बाकी के लिए आप अपने डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं आप। जी, तो मतलब यूमाइलाइटिस से, ऑस्टियोमाइलाइटिस से कैसे बचा जा सकता है? तो हम लोग ने अभी तक में 3 बात किया। एक बात किया कि ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि मैंने बताया कि ये तो हड्डियों की कमजोरी के बारे में बात है। दूसरी मैंने बताया कि ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में, जिसमें से सबसे कॉमन ऑस्टियो आर्थराइटिस हम लोगों के परिवेश में घुटने के हड्डियों के घिस जाने की वजह से है। और तीसरी बात आ गई ऑस्टियोमाइलाइटिस, यानी कि हड्डियों के इन्फेक्शन के बारे में। जी, ठीक है ना। तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस, लेकिन बचने का तो कुछ होगा। बचने का उपाय यही कि जब सुन रहे हैं कि हम लोग इन्फेक्शन है, तो आमतौर पर ये इन्फेक्शन तो बाहर से अंदर की ओर आना है, तो सोर्स कई हो सकते हैं। जी। पता चला कि अगर कोई बच्चा है या कोई जवान है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में चोट लग गया उसे, अब अगर वो चोटिल हो गया और उसकी सही से ड्रेसिंग नहीं हुआ या सही से उसको टेकअवर नहीं हुआ, वो घाव भर नहीं रहा है या उसको नेग्लेक्टेड छोड़ दिया गया, जब बोन एक्सपोज हुआ तो उसे अच्छे तरीक़ा से धुलना, उसे अच्छे तरीक़ा से साफ करना और सही ढंग से टाँका लगाया नहीं गया। अब वो सोच रहा कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा, और वो भी उसको आश्वासन दे दिया कि मैंने तो सब काम कर दिया है, और अंदर ही अंदर पस बन रहा होता है। धीरे धीरे करके वो फिर हड्डी पे पहुंच जाया करता है। अच्छा, वो इन्फेक्शन कर देता है। तो आप इससे नेग्लिजेंसी ना करें। अगर प्राइमरी केयर किसी ने कर भी दिया हो तो आप अपने एक्सपर्ट्स को जरूर से मिल लें। और कुछ आप हमें बताना चाहें? छोटी छोटी बातें बता दें ताकि हमारे जो सामईन हैं वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त रख सकें, भाई इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा कर रख सकें। बस मेरी तरफ से यही इल्तिजा है आपके सामईन के पास में
कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को ज़रूर से ऐड ऑन कर लें जी। इससे आप कभी भी अपने आप को गुरेज ना करें। और ये चीज़ उतना ही ज़रूरी है चाहे घर की लड़की हो, महिलाएं हो, मर्द हो, यहाँ तक कि बूढ़ों के लिए भी जी। बहुत बार ऐसे लोग सोचते हैं कि भाई कि अब तो उम्र हो गई है, अब तो मुझे एक्सरसाइज क्या करना है, उन्हें और भी ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज हमारे मुल्क के अंदर में बूढ़े लोगों की हड्डियों को टूटने का एक जो सबसे बड़ी वजह होती है वो है रिफ्लेक्स की कमी। अच्छा। मतलब कि कई बार ऐसे होते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी लोग अपने घर पे चल रहे होते, थोड़ा सा डगमगाया नहीं कि वो नीचे गिर गए, अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। ये है रिफ्लेक्स की कमी के कारण से। रिफ्लेक्स उसे कहते हैं कि जरा सा हम गिर पड़ रहे होते तो अपने आप को संभाल लेते हैं। इस रिफ्लेक्स को सुधारने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और उसके लिए अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज उम्र के हिसाब से, उम्र के लिहाज से। तो इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करके। बहुत छोटी छोटी मालूमात आपने दे दी और उम्मीद है कि मेरे सामईन को बहुत अच्छी लगेगी ये बातें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।